हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम ड्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही ड्यूट्रॉन की जो अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, हमारे पास एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन जो प्रॉपर्टी होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही ड्यूट्रॉन की फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे और साथ में इसका जो टोटल वेव फंक्शन है वो भी हम आज के लेक्चर में निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन क्या होता है? तो ड्यूट्रॉन होता है हमारे पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन की जो बाउंड स्टेट होती है, वन प्रोटॉन और वन न्यूट्रॉन को जब बाइंड किया जाता है, बाउंड किया जाता है, तो हमें क्या मिलता है? ड्यूट्रॉन मिलता है। और ड्यूट्रॉन का जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो हमने मान लिया हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन किसके अंदर है? रेस्ट में है। जब इस न्यूट्रॉन के ऊपर एक स्लो प्रोटॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है तो आगे हमें मिलता है ड्यूट्रॉन और साथ में यहां से एक गामा फोटोन भी क्या निकलता है? बाहर निकलता है। अब यहाँ पे जो हमें न्यूक्लियस मिला है या फिर जो ड्यूट्रॉन मिला है, उस ड्यूट्रॉन का जो न्यूक्लियस होगा वो बहुत ज्यादा स्मॉल होगा और वीकली बाउंड स्ट्रक्चर होगा उसका। अगर दूसरे न्यूक्लियस के कंपेयर में अगर हम बात करें ड्यूट्रॉन के न्यूक्लियस की, तो वीकली बाउंड स्ट्रक्चर होता है ड्यूट्रॉन के न्यूक्लियस का। तो ये तो था ड्यूट्रॉन के ऊपर मोटा मोटी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम वन बाय वन एक एक पॉइंट से इसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बताता हूं। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर हम बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और साथ ही फिजिक्स की और बहुत सारी ब्रांच के लेक्चर हम चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और अगर आपको ये लेक्चर 40 या 50% या इससे ज्यादा समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। ड्यूट्रॉन इज अ टू न्यूक्लियॉन्स बाउंड सिस्टम। जो ड्यूट्रॉन है दो न्यूक्लियॉन्स को बाउंड करते हैं, जब हमें क्या मिलता है? ड्यूट्रॉन मिलता है। मेड अप ऑफ वन प्रोटॉन एंड वन न्यूट्रॉन। तो जब अब दो न्यूक्लियॉन्स कौन से होंगे? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को जब कंबाइन किया जाता है तो हमें ड्यूट्रॉन मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं टू न्यूक्लियॉन्स पे। अगर मैं प्रोटॉन प्रोटॉन को कंबाइन कर दूं तो क्या हमें ड्यूट्रॉन मिलेगा, या फिर मैं न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को कंबाइन कर दूं तो क्या हमें यहाँ पे ड्यूट्रॉन मिलेगा? तो इसका आंसर है नहीं मिलेगा। इसका रीजन ये है, जब हम एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो टोटल ऑल ओवर वेव फंक्शन आता है वो आता है एंटीसिमेट्रिक। और एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन जब आता है तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल उसको फॉलो करता है। ठीक है, और जब हम बात करें किसकी? डाई प्रोटॉन की या डाई न्यूट्रॉन की, जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो इसका जो ऑल ओवर वेव फंक्शन है, ऑल ओवर वेव फंक्शन से यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे जो वेव फंक्शन होगा वो तीन फंक्शन का पार्ट होगा। एक तो साइज स्पिन का, दूसरा साइज स्पेस का, और जो थर्ड होगा आइसोस्पिन का। तो इसके जो साइज स्पेस है वो भी क्या आएगा? सिमेट्रिक आएगा। साइज स्पिन भी क्या आएगा? सिमेट्रिक आएगा। और साइज आइसोस्पिन भी क्या आएगा? सिमेट्रिक आएगा। और जब सिमेट्रिक को कंबाइन करेंगे तो हमें सिमेट्रिक मिलेगा, और फिर सिमेट्रिक से कंबाइन करेंगे तो हमें सिमेट्रिक मिलेगा। और जब टोटल ऑल ओवर वेव फंक्शन सिमेट्रिक आता है तो वो पाउली एक्सक्लूजन को फॉलो नहीं करता। और जब ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा तो हम यहां पे बोल सकते हैं जो डाई प्रोटॉन और जो डाई न्यूट्रॉन है वो बाउंड स्टेट के अंदर नहीं रह सकते। तो सिंपल वर्ड में अगर हम बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं, बट टोटल वेव फंक्शन शुड बी एंटीसिमेट्रिक फ्रॉम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सो डाई प्रोटॉन एंड डाई न्यूट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, डाई प्रोटॉन और डाई न्यूट्रॉन को जब कंबाइन करते हैं तो इसका ऑल ओवर वेव फंक्शन आता है वो कैसा आता है? सिमेट्रिक। ठीक है, और सिमेट्रिक वेव फंक्शन आएगा तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसको फॉलो नहीं करेगा। और जब वन प्रोटॉन और वन न्यूट्रॉन को कंबाइन करते हैं तो वेव फंक्शन आता है एंटीसिमेट्रिक, और जब एंटीसिमेट्रिक आता है तो ये नेचर के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। द टू अदर पॉसिबल टू न्यूक्लियॉन सिस्टम। अब अदर दो न्यूक्लियॉन्स की बात करें, लाइक डाई प्रोटॉन और डाई न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। डाई प्रोटॉन और डाई न्यूट्रॉन बाउंड स्टेट के अंदर नहीं रह सकते। इसका रीजन हमने अभी बताया। इसका रीजन क्या होगा? जब डाई प्रोटॉन और डाई न्यूट्रॉन को जब कंबाइन किया जाएगा तो इसका जो ऑल ओवर वेव फंक्शन है वो कैसा आएगा? सिमेट्रिक आएगा। ठीक है, और सिमेट्रिक आएगा तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसको फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए? एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए। सेम एज इट इज यही बात डाई न्यूट्रॉन के ऊपर भी एग्जिस्ट करती है, इसलिए बाउंड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर होंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। द मेन एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन प्रॉपर्टी ऑफ ड्यूट्रॉन। अब ड्यूट्रॉन की एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही ये प्रॉपर्टी हम निकाल के भी देखेंगे ये प्रॉपर्टी कैसे है। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है द बाइंडिंग एनर्जी। जो ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी होगी वो कितनी होगी? बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी यहाँ पे 2.2245 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी होती है। अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस निकालें तो इसको एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर देंगे। एटॉमिक नंबर कितना होगा ड्यूट्रॉन का? 2 होगा, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस है वो कितना आ जाएगी? 1.1123 आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, द ड्यूट्रॉन इज वीकली बाउंड स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू अदर न्यूक्लियाई। जो ड्यूट्रॉन का जो न्यूक्लियस होता है वो वीकली बाउंड होता है। अगर दूसरे न्यूक्लियस की कंपेयर में अगर हम बात करें तो इसका जो न्यूक्लियस वीकली बाउंड होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, द स्पिन ऑफ ड्यूट्रॉन इज द ग्राउंड स्टेट इन द यूनिट ऑफ एच कट। तो ड्यूट्रॉन की जो स्पिन है, स्पिन की अगर हम यहाँ पे बात करें
तो ड्यूट्रॉन में क्या हो सकता है, ड्यूट्रॉन में हमारे पास एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो एक बार मान लेते हैं दोनों का स्पिन क्या होगा, सेम होगा। एक बार दोनों का स्पिन प्लस हाफ, दूसरी बार दोनों का स्पिन माइनस हाफ। तो इसका स्पिन भी हमने मान लिया यहाँ पे प्लस हाफ और इसका स्पिन भी क्या मान लिया हमने, प्लस हाफ। अगर इसका टोटल स्पिन देखें तो टोटल स्पिन कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल स्पिन हो जाएगा 1। और जब 1 स्पिन होगा तो स्पिन कितना है 1। अगर इसकी मल्टीप्लिसिटी निकाले तो यहाँ पे क्या जाएगी 2s+1 और s की वैल्यू कितना निकाली है हमने 1। तो यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये ट्रिपलेट स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। ये किस केस की बात है, जब स्पिन क्या है दोनों का पैरेलल है, ठीक है, दोनों का स्पिन जब प्लस हाफ है। अब हम बात करें एक का स्पिन प्लस हाफ है और दूसरे का स्पिन माइनस हाफ है, मींस एंटी क्लॉकवाइज, दोनों का स्पिन क्या है, एंटी पैरेलल। यहाँ पे दोनों का स्पिन पैरेलल और यहाँ पे दोनों का स्पिन एंटी पैरेलल। जब इनको कंबाइन करेंगे तो टोटल स्पिन कितना आएगा 0, मींस एस की वैल्यू कितना मिली यहाँ से 0। मल्टीप्लिसिटी देखें तो यहाँ पे एस की जगह अगर 0 पुट करें तो हमें कितना मिलेगा 1 मिलेगा। यहाँ पे आया 1, ये किसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, सिंगलेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो हम बात करते हैं इस स्टेट की, जहां इस कंडीशन की, इस केस की, जब s इक्वल टू कितना आया 1 आया। तो जब टोटल स्पिन इसका 1 आएगा तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसका इवन ही पेयरिटी होगा और इवन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। इवन ही पेयरिटी होगा, ड्यूट्रॉन की जो पेयरिटी है वो इवन होगी और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्या होगा, इवन ही होगा। और इसका जो स्पिन है वो किस में लेके चलते हैं, हम एच की फॉर्म में लेके चलते हैं। उसके बाद स्पिन एंड पेयरिटी, और जो स्पिन होगी वो कितना होगी +1, इसका जो स्पिन हो जाएगा। और यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी में ये बता रखा है इसका जो डाई न्यूट्रॉन का जो ग्राउंड स्टेट का जो पेयरिटी है वो कितना होगा, इवन होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, क्यूडी से इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट को डिनोट किया जाता है और ये हो जाएगा +0.282 फर्मी मीटर स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं 2.82 इंटू 10⁻31 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ड्यूट्रॉन का इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ड्यूट्रॉन इज द मेड अप ऑफ ए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और दोनों का जो स्पिन होगा वो कितना होगा +1/2। तो दोनों का स्पिन कितना है, हाफ हमने यहाँ पे लेके चले हैं। तो एंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन, अब प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, μp इक्वल टू +2.7927। ये आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेंगी, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। लाइक यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट है तो ये निकालना हमारे यहाँ अभी सिलेबस में नहीं है, हालांकि हम इसके ऊपर आगे लेक्चर बनाएंगे कि इसका इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट हम कैसे निकालते हैं, इसका मैग्नेटिक क्वाड्रपोल हम कैसे निकालते हैं। तो प्रोटॉन का जो मैग्नेटिक क्वाड्रपोल मोमेंट है वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक क्वाड्रपोल मोमेंट निकाले तो कितना आ जाएगा, -1.9131, ठीक है। जब इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो टोटल न्यूक्लियस का हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक क्वाड्रपोल मोमेंट आ जाएगा। और वो क्या आएगा, यहाँ पे दोनों का जब सम करेंगे μp और μ1 का, तो ये हमारे पास टोटल मैग्नेटिक क्वाड्रपोल मोमेंट कितना आएगा, या टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 0.8796 μn। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका टोटल मैग्नेटिक क्वाड्रपोल मोमेंट। और इसको हम सेल मॉडल से डिटरमाइन नहीं कर सकते, सेल मॉडल से हम इसका पता नहीं लगा सकते। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी के जो फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा था, इसकी बाइंडिंग एनर्जी ये आएगी। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम देखेंगे अगले सेक्शन के अंदर। तो बेसिकली इस सेक्शन में हम जो ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मेशन के ऊपर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे, ड्यूट्रॉन की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो हमने यहाँ पे ले लिया, हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, ठीक है। पहले हमने बता दिया था कि जो न्यूट्रॉन है वो हमने रेस्ट में लिया था और प्रोटॉन की हमने स्लोली बम्बार्डमेंट की थी। तो एक्चुअल में क्या होता है, हम न्यूट्रॉन की स्लो बम्बार्डमेंट करते हैं और प्रोटॉन किसके अंदर रहता है, रेस्ट में रहता है। जब न्यूट्रॉन की प्रोटॉन के ऊपर बम्बार्डमेंट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आगे ड्यूट्रॉन मिलेगा और साथ में यहाँ पे एक गामा फोटोन क्या हो जाएगा, इमिट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे यही लिख रखा है, फिर स्लो न्यूट्रॉन इंसिडेंट ऑन ए प्रोटॉन इट मेक बिकम, और यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। इट मेक बिकम ड्यूट्रॉन। जब एक स्लो न्यूट्रॉन की एक स्लो रेस्ट वाले प्रोटॉन के ऊपर बम्बार्डमेंट की जाती है तो हमें आगे क्या मिलेगा, ड्यूट्रॉन मिलेगा। और साथ में गामा फोटोन क्या हो जाएगा, यहाँ से इमिट हो जाएगा। जो गामा फोटोन इमिट होगा वो एनर्जी किसके बराबर होगी, वो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन के इक्वल होगी। मीन्स यहाँ से जो गामा फोटोन निकलेगा उस गामा फोटोन की एनर्जी ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल होगी। तो जो रिएक्शन होगी वो कुछ ऐसे होगी, न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, जब इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो बाउंड स्टेट में हमें क्या मिलेगा, ड्यूट्रॉन मिलेगा और साथ में यहाँ पे एक गामा फोटोन भी इमिट होगा। अब हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, या फिर हम ये बोल सकते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी इसके रेस्ट मास के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं न्यूट्रॉन के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे इसके ऊपर, तो टोटल क्या आ जाएगा, हमारे पास होता है E = mc²। तो न्यूट्रॉन के लिए लगाएंगे तो mn मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू c², सेम एज किस प्रोटॉन के ऊपर, mp मास ऑफ प्रोटॉन एंड c² और साथ में md मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू c², और साथ में जो गामा फोटोन की एनर्जी है उसको हमने ई गामा से लिख दिया। अगर मैं यहाँ से ई गामा की वैल्यू निकाल लूं तो ई गामा की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से ये वाली टर्म इक्वल टू के साइड से उधर जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वाली टर्म आ जाएगी। अब इसमें भी c² और c² तीनों में कॉमन है तो हम c² बाहर निकाल लेंगे, तो ई गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा, mn + mp - md इंटू में c²। और ये जो टर्म आएगी सबकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ और बाद में उसको फर्दर सोल्व करूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी हमें यहाँ से मिल जाएगी।
या फिर हम बोल सकते हैं ये सब जो है वो ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल होगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, स्पिन एंड पेयर की। एक सेकंड। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्पिन एंड पेयरिटी की, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो अब हम यहाँ पे स्पिन और पेयरिटी निकालेंगे ड्यूट्रॉन की। तो ड्यूट्रॉन क्या होते हैं हमारे पास 1h2। अब इसमें क्या होगा, एक ही हमारे पास प्रोटॉन होगा और एक ही क्या होगा यहाँ पे न्यूट्रॉन भी एक ही होगा। अगर मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1/2 ये प्रोटॉन के लिए, और इसके लिए क्या हो जाएगा 1s1/2। अब ये कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से आई है, ये इसकी जो स्टेट आई है वो स्टेट कहाँ से आई है उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है इसका 1 है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे n की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है। जब n की वैल्यू 1 होती है तो l की वैल्यू कितना होगी, यहाँ पे 0 होगी। अब j की वैल्यू देखें तो j की वैल्यू कितना है, j के होते हैं हमारे पास l प्लस s, तो j की वैल्यू कितना हो जाएगी हमारे पास, l की वैल्यू कितना है 0 और s की वैल्यू कितना हो सकती है +1/2, तो j की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 मिल जाएगी हमें, सेम एज इट इज। अब हम यहाँ पे स्टेट देखें, जब l की वैल्यू 0 होती है तो कौन सा ऑर्बिटल होता है हमारे पास, s ऑर्बिटल होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे जो n है वो लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा 1। उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है, और उसके बाद j की वैल्यू क्या है तो ये लिख देंगे 1/2। यहाँ से हमने इसका ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा, सेम एज इट इज हम यहाँ पे न्यूट्रॉन का भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे जेपी की अगर वैल्यू देखूँ, टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर मैं जेपी का देखूँ तो यहाँ पे कितना मिलेगा मेरे को 1/2 मिलेगा। और सेम एज इट इज मैं यहाँ पे न्यूट्रॉन का अगर देखूं तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 1/2। और सेम एज इट इज एल की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे देखूं तो दोनों के लिए एल की वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ एलपी प्रोटॉन के लिए भी क्या रहेगा 0 और एल एन न्यूट्रॉन के लिए भी क्या रहेगा 0 रहेगा। अब अगर मैं इन सब को कंबाइन करूं जेपी जे एन जे और इनको, तो हमारे पास ऑल ओवर जो स्पिन है वो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से जे की वैल्यू क्या मिलेगी जेपी प्लस जे एन और प्लस में एलपी और प्लस में एल एन। ठीक है, ये वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2 प्लस 1/2, एलपी की वैल्यू कितना है यहाँ पे +0 और ये वैल्यू भी कितना है यहाँ पे 0। तो यहाँ पे हमें जो टोटल है, टोटल क्या मिल जाएगा जे हमें मिल जाएगा यहाँ पे ये मिल जाएगा कंप्लीट 1। तो ये हमने यहाँ पे इसका स्पिन निकाल लिया, यहाँ पे ये कितना आया 1 आ जाएगा। और हम पेयरिटी देखें तो पेयरिटी क्या आ जाएगी, पेयरिटी हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। पेयरिटी क्या आ जाएगी, यहाँ पे पेयरिटी आ जाएगी इसके लिए पाई इक्वल टू -1 और ये इसको लिख देंगे हम एलपी प्रोटॉन के लिए और साथ में एल एन न्यूट्रॉन के लिए। इन दोनों की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो हमें यहाँ पे पेयरिटी कितना मिल जाएगी +1 प्लस यहाँ पे हमें पेयरिटी मिल जाएगी। तो अब तक हमने 3 प्रॉपर्टी देख लिया है। सबसे पहले हमने बाइंडिंग एनर्जी निकाली, उसके बाद हमने स्पिन निकाली, स्पिन आई हमारे पास 1। उसके बाद पेयरिटी भी हमने यहाँ से निकाल ली, पेयरिटी भी हमें यहाँ पे कितनी मिली है, इवन ही मिली है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करते हैं ड्यूट्रॉन का वेव फंक्शन क्या होगा। तो ये सब जो वेव फंक्शन है वो हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वेव इक्वेशन निकालेंगे हम ड्यूट्रॉन के लिए, और वेव इक्वेशन निकालने के लिए हम यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज करेंगे, वो भी सी सिस्टम के अंदर। अब सी सिस्टम क्या होता है, ये होता है सेंटर ऑफ मास सिस्टम, और एक सिस्टम और होता है हमारे पास, इसको हम लैबोरेटरी सिस्टम बोलते हैं, शॉर्ट में इसको एल सिस्टम भी बोला जाता है। अब हम इसको सी सिस्टम में ही सोल्व क्यों करेंगे, सी सिस्टम में सोल्व करने का रीजन ये है कि यहाँ पे हम 2 बॉडी प्रॉब्लम को 1 बॉडी प्रॉब्लम के अंदर बड़ी आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई हम इसको सी सिस्टम के अंदर सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिया है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो क्या है हमारे पास del स्क्वायर साई प्लस में 2m/h² e - v साई इक्वल टू 0। तो ये तो हमारे पास 2 बॉडी नॉर्मल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, और जो ड्यूट्रॉन है वो हमारे पास 2 बॉडी प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है और एक क्या है प्रोटॉन है। तो इस 2 बॉडी प्रॉब्लम को हम विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस मास इसको 1 बॉडी प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो m है, इस m को हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, म्यू के साथ। म्यू क्या है यहाँ पे रिड्यूस मास है, बाकी की पूरी इक्वेशन एज इट इज रहेगी। यहाँ पे हमने बता दिया म्यू क्या है हमारे पास रिड्यूस मास है। रिड्यूस मास की जो वैल्यू होती है हमारे पास क्या होती है, म्यू इक्वल टू mp इंटू mn और mp प्लस mn, ये हमारे पास रिड्यूस मास की वैल्यू होती है। और यहाँ पे जो साई है, साई यहाँ पे फंक्शन है r थीटा और फाई का, और r थीटा और फाई क्या है यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, सो द इंटरेक्शन पोटेंशियल स्फेरिकल सिमेट्रिक मींस यहाँ पे जो इंटरेक्शन पोटेंशियल है वो कैसा स्फेरिकल सिमेट्रिक है। और जब इंटरेक्शन पोटेंशियल स्फेरिकल सिमेट्रिक होता है तो यहाँ पे ये स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल ओनली ऑन r के ऊपर डिपेंड करता है, थीटा और फाई के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो हम यहाँ पे r वाली टर्म लेके चलेंगे, थीटा और फाई वाली टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे यही बता रखा है, द इंटरेक्शन पोटेंशियल इज स्फेरिकल सिमेट्रिक डिपेंड ओनली ऑन सेपरेशन बिटवीन r मींस जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है या जो सेपरेशन है उस r के ऊपर डिपेंड करेगा। ये इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर, थीटा और फाई के ऊपर। और थीटा और फाई के ऊपर जब ये डिपेंड नहीं करेगा तो हम थीटा और फाई वाली टर्म को यहाँ पे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। या फिर हम इसके लिए एक और रीजन लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे जो डेल स्क्वायर लिया है, इस डेल स्क्वायर के अगर हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर हम इसकी डेल स्क्वायर की वैल्यू देखें तो क्या होती है 1/r स्क्वायर
इंटू करली बाई करली आर आर स्क्वायर इंटू करली बाई करली आर प्लस 1/r² साइन थीटा या फिर 1 बाई साइन थीटा करली बाई करली थीटा साइन थीटा करली बाई करली। ये कंप्लीट वैल्यू होती है किसकी, डेल स्क्वायर की, किसके अंदर, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर। आपने क्वांटम मैकेनिक्स में ये बहुत ज्यादा पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो अब हमारे पास ये जो वैल्यू है, अगर मैं ये वैल्यू देखूं यहाँ पे, ये वैल्यू साथ में ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मिलती है हमारी किसकी वैल्यू से, एल की वैल्यू से। और एल की वैल्यू हमें पता है, एल स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये वैल्यू होती है माइनस एच कट स्क्वायर इंटू में 1 बाई साइन थीटा करली बाई करली थीटा साइन थीटा करली बाई करली थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा करली स्क्वायर साइन बाई करली 5 स्क्वायर। ये वैल्यू होती है हमारे पास एल स्क्वायर की। ये भी आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये वाली जो टर्म है, यहाँ तक की जो टर्म है वो मैच हो रही है कौन सी टर्म से, वो मैच हो रही है ये वाली टर्म से, एज इट इज टू। सिर्फ यहाँ पे क्या है, ये जो एच कट स्क्वायर है ये फालतू की टर्म है, तो इस टर्म को क्या करेंगे हम, इक्वल टू के साइन से उठा के उस तरफ लेके चले जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर हो जाएगा, एच कट हो जाएगा। तो ये वाली जो टर्म है जो हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर, ये वाली जो वैल्यू है, इस वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एल स्क्वायर बाई एच कट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने यही किया है यहाँ पे। ये जो डेल स्क्वायर की जो वैल्यू थी, जो आर वाली टर्म है उसके अंदर हमने कोई भी चेंज नहीं किया। जो थीटा और फाई वाली टर्म है उसको हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, एल स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर लिया और एल की वैल्यू निकाल ली। ये जो वैल्यू है उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, एल स्क्वायर बाई एच कट लिख दिया, एच कट स्क्वायर आएगा यहाँ पे। तो ये वाली जो फर्स्ट वाली टर्म है, आर वाली जो टर्म है वो एज इट इज रहेगी, और इनको में ये वाली टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज लिखी, ये वाली टर्म भी यहाँ पे एज इट इज, और इस टर्म की जगह हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एच कट स्क्वायर बाई सॉरी एल स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम न्यूट्रॉन की ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ग्राउंड स्टेट के ऊपर जो एल की वैल्यू होती है वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो एल की वैल्यू जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये जो ऑल टर्म है, ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो इस टर्म की जगह हम जब 0 रखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब ये जो डेल स्क्वायर की ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू उठा के हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रख देंगे। इक्वेशन नंबर 2 ये रही है हमारे पास। जब डेल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट की जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, अब अगला जो स्टेप होगा उस स्टेप में यही होगा, जो डेल स्क्वायर की अब हमने वैल्यू निकाली है वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, बाकी की टर्म एज इट इज रहेगी। तो इक्वेशन 3 को जब हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये वाली। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करने के लिए हमने मान लिया जो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, इनका जो मास अप्रोक्सीमेट सेम होता है, तो इन दोनों का मास मैंने किसके इक्वल मान लिया, m के इक्वल मान लिया। और ये जो m है, ये वाली वैल्यू उठा के मैं कहां पे पुट करूंगा, रिड्यूस मास के अंदर। रिड्यूस मास वाली टर्म क्या है हमारे पास, mt इंटू mn डिवाइड बाई mp प्लस mn। जब mp की जगह m पुट किया जाएगा और mn की जगह m पुट किया जाएगा तो क्या जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा m इंटू m और m प्लस m, ये मिल जाएगा हमें m स्क्वायर और डिवाइड बाई 2m। एक m से एक m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें जो रिड्यूस मास है म्यू की वैल्यू कितना मिल जाएगी, हमें यहाँ से m/2 मिल जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, इस इक्वेशन नंबर 4 में जो म्यू है, इस म्यू की जगह हम क्या पुट कर देंगे, m/2 पुट कर देंगे। तो अगले स्टेप में हमने यही किया, म्यू की जगह हमने इस इक्वेशन में m/2 पुट कर दिया। तो m/2 पुट करने के बाद क्या आ जाएगी इक्वेशन हमारे पास, ये आ जाएगी। बाकी की पूरी टर्म एज इट इज म्यू की जगह सिर्फ ये पुट किया m/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी इक्वेशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जो बाकी की बची हुई इक्वेशन है वो हम आगे एज इट इज लिख लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमने यही किया है, यहाँ पे जो बाकी की जो बची हुई टर्म है, उस बाकी की बची हुई टर्म को हमने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया। अब हम यहाँ पे जो पोटेंशियल है हमारे पास v ऑफ r, जो पोटेंशियल है वो फंक्शन है किसका, r का फंक्शन है ओनली। तो अब हम यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल का पता लगाएंगे। पोटेंशियल का पता लगाने के लिए हमारे पास अलग अलग पोटेंशियल होते हैं। पोटेंशियल कौन कौन से होते हैं, वह यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर पोटेंशियल का यूज कर सकते हैं, या फिर स्क्वायर वेल पोटेंशियल भी हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद एक्सपोनेंशियल वेल का भी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। पोटेंशियल का पता लगाने के लिए युकावा पोटेंशियल का भी हम यूज कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे निकाले जो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल है या फिर स्क्वायर वेल पोटेंशियल है उसका ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। और स्क्वायर वेल पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर वेल पोटेंशियल हमारे पास कुछ ऐसा होता है, ये हमारे पास एक वेल है जिसकी डेप्थ हमने कितनी मान लिया, v0 मान लिया, और जिसकी जो बाउंड्री है वो बाउंड्री क्या है, 0 to a इसकी बाउंड्री है। इस डायरेक्शन में ये r डिनोट कर रखा है। और ये हमने किसी भी स्टेट के ऊपर हमने मान लिया कि ये न्यूट्रॉन की एनर्जी, अब ये 0 से नीचे है तो न्यूट्रॉन की एनर्जी कैसी ले ली हमने, e ले ली, सॉरी माइनस ई ले ली। तो इसका ये रीजन ये बता रखा है कि माइनस ई एनर्जी हमने यहाँ पे क्यों ली है। तो एक सेकंड, एनर्जी के ऊपर हम बात करें, एनर्जी से बात करने से पहले हम इसका एक पोटेंशियल देख लेते हैं। तो पोटेंशियल की डेप्थ कितनी है हमारे पास, माइनस v0 है। तो v ऑफ r कितना रहेगा, v ऑफ r रहेगा माइनस v0। v0 कब रहेगा, जब ये कंडीशन होगी, और जब 0 कब रहेगा, जब ये कंडीशन होगी तो क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पे दो रीजन बन रहे हैं। पहला जो रीजन है वो रीजन फर्स्ट ये है, और रीजन सेकंड हम इसको मान लेते हैं। तो रीजन फर्स्ट के अंदर जो पोटेंशियल है वो कितना है, माइनस v0, और रीजन सेकंड के अंदर पोटेंशियल हमने मान लिया कितना, 0। तो अब हम यहाँ पे अब हम बात करते हैं जो नेगेटिव एनर्जी ली है वो हमने किस लिए ली है। तो सिंस द न्यूट्रॉन ग्राउंड स्टेट इज ए बाउंड स्टेट, इट्स एनर्जी इज नेगेटिव। क्योंकि न्यूट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट पे होता है और साथ में वो बाउंड स्टेट में होता है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। इसलिए हमने इसकी एनर्जी क्या ली है, माइनस ई ली है। जो माइनस ई है उसको हम रिप्लेस कर, उसको हम मान लेते हैं डब्ल्यू से इक्वल। तो जो ई है उसको हमने किसके इक्वल मान लिया, डब्ल्यू के इक्वल मान लिया। तो एक बार फिर से बता देते हैं, हमारे पास ये जो इक्वेशन आई थी, इस इक्वेशन में पोटेंशियल निकालने के लिए हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे,
रेक्टेंगुलर पोटेंशियल या स्क्वायर वेल पोटेंशियल का यूज करेंगे तो यहाँ पे हमने एक वेल मान लिया जिसका डेप्थ हमने कितना माना है वी नोट मान लिया, माइनस वी नोट मान लिया, और जिसकी बाउंड्री क्या है 0 से a इसकी क्या है बाउंड्री। तो हमारे पास दो रीजन होंगे, ये रीजन फर्स्ट और ये रीजन सेकंड है। फर्स्ट रीजन के अंदर जो हमारा पोटेंशियल रहेगा वो माइनस वी नोट रहेगा। दूसरे सेकंड रीजन की अगर मैं बात करूं तो हमारा पोटेंशियल कितना रहेगा 0 रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी की, सॉरी न्यूट्रॉन की जो एनर्जी है वो एनर्जी मान लिया हमने यहाँ पे कहीं पे न्यूट्रॉन की एनर्जी लाई कर लिया। अब ये 0 से नीचे है तो क्या होगा नेगेटिव होगा। इसका प्रॉपर रीजन क्या होगा क्योंकि न्यूट्रॉन बाउंड स्टेट में होता है इसलिए इसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी नेगेटिव होगी, इसलिए हमने यहाँ पे इसकी एनर्जी माइनस ई ली है। और ये जो ई है वो हमने मान लिया किसके इक्वल है डब्ल्यू के इक्वल है। उसके बाद हमारे पास ये जो ऊपर इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे एसिम्प्टोटिक लिमिट का यूज करेंगे। एसिम्प्टोटिक लिमिट क्या होता है जब हम r टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं एसिम्प्टोटिक लिमिट। तो हमने मान लिया तो साई ऑफ r है इसका हमने एक सॉल्यूशन मान लिया, ये किसके इक्वल होगा u किसका फंक्शन है r का फंक्शन है डिवाइड बाय क्या होगा r मान लिया। अब ur की वैल्यू 0 कब होगी, ur की वैल्यू हमारे पास 0 होगी या तो r इक्वल टू हमारे पास 0 हो और या फिर r इक्वल टू क्या हो इन्फिनिटी हो। तो इन दोनों केस में r की वैल्यू u ऑफ r की वैल्यू कितना हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे जो इक्वेशन नंबर ये आई है हमारे पास इक्वेशन नंबर ए बोल दिया हमने इसको, इस इक्वेशन नंबर ए के अंदर जब हम ये वाली साइड की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये हमें मिल जाएगा। साई की जगह क्या पुट करना है ये वाली टर्म पुट करनी है। तो ये फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज रहेगी, ये टर्म एज इट इज रहेगी, करली बाय करली आर एज इट इज रहेगा। यहाँ पे साई ऑफ आर है तो साई ऑफ आर की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे और सेम एज इट इज ये टर्म एज इट इज, ये टर्म एज इट इज और ये वाली टर्म की जगह हम क्या पुट कर देंगे ये वाली टर्म यूज पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी तो ये आ जाएगी हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वाला जो पार्ट है उस पार्ट को सोल्व करेंगे। इस इक्वेशन में कुछ नहीं किया जो साई ऑफ आर है एसिम्प्टोटिक लिमिट लगा, हाँ जो एसिम्प्टोटिक हमने जो सॉल्यूशन माना है साई ऑफ आर का वो वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट की है इस इक्वेशन में, बाकी की टर्म एज इट इज है। तो इस पार्ट को जब हम सोल्व करेंगे तो इस पार्ट का हम डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट यूज करेंगे। इस पार्ट को जब सोल्व किया जाएगा तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा इस पार्ट को सोल्व करने के बाद वो आ जाएगा 1/r करली स्क्वायर और u ऑफ r u इज द फंक्शन ऑफ r और साथ में करली r स्क्वायर। जब इस पार्ट को सोल्व किया जाएगा तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा और बाकी की टर्म एज इट इज प्लस m/h का स्क्वायर e माइनस v ऑफ r और साथ में u ऑफ r यहाँ पे भी तो साई था साई की जगह और डिवाइड बाय r। अब इस कंप्लीट इक्वेशन इक्वल टू 0 इस कंप्लीट इक्वेशन को मैं r से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे भी r आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा r आ जाएगा। इस r से ये r क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये r कैंसिल होने के बाद हमें क्या क्या मिलेगा ये टर्म मिल जाएगी एज इट इज करली स्क्वायर u इज द फंक्शन ऑफ r करली r स्क्वायर प्लस m/h का स्क्वायर e माइनस v ऑफ r इक्वल टू 0 ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। तो ये इक्वेशन आई थी हमारे पास लास्ट टाइम। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम दोनों रीजन के लिए। रीजन क्या आए थे हमारे पास रीजन कुछ इस टाइप से आए थे हमारे पास। ये रीजन हमने फर्स्ट बोला था, ये रीजन हमने सेकंड बोला था और इसका जो लिमिट था वो 0 से a था, ये ऐसे था 0 से a और इस तरफ ये r था। तो यहाँ पे जो अंदर पोटेंशियल था वो क्या था v नॉट था, बाहर जो पोटेंशियल था वो 0 था। इसका जो एनर्जी है वो हमने कितना माना था माइनस e माना था क्योंकि ये बाउंड स्टेट में है। तो रीजन फर्स्ट के लिए अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकाले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रीजन फर्स्ट के लिए तो हम लिख देते हैं यहाँ पे रीजन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो करली स्क्वायर u बाय करली r स्क्वायर और ये r का फंक्शन है प्लस ये वाली टर्म एज इट इज m/h का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना है हमारे पास फर्स्ट रीजन में माइनस वी नोट, तो ये हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से e माइनस माइनस तो था ऑलरेडी एक माइनस और आगे आ जाएगा वी नोट और u ऑफ r इक्वल टू 0। अब जो e है वो हमने किसके इक्वल माना था e माना था हमने w के इक्वल। w क्या है वर्क फंक्शन लेके चले थे हम वहां पे। तो e अगर w के इक्वल है तो क्या हो जाएगा माइनस e किसके बराबर हो जाएगा माइनस w के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो e है क्योंकि एनर्जी हमारे पास क्या है यहाँ पे माइनस e है न्यूट्रॉन की, तो यहाँ पे एनर्जी पुट करेंगे तो एनर्जी कितनी है माइनस e और वो माइनस e किसके बराबर है माइनस w के बराबर है। तो यहाँ पे e की जगह क्या पुट करेंगे माइनस w पुट करेंगे। तो करली स्क्वायर u बाय करली r स्क्वायर और ये r का फंक्शन प्लस m/h का स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस w प्लस v नॉट u ऑफ r, ठीक है। यहाँ से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं करली स्क्वायर करली r स्क्वायर और ये r का फंक्शन प्लस m/h का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं v नॉट माइनस w और u ऑफ r इक्वल टू 0। ये हमने निकाल लिया रीजन फर्स्ट के लिए। और इसको अगर हम फर्दर सोल्व करें तो सोल्व करके क्या आ जाएगा हमारे पास ये वाली जो टर्म है ये वाली जो टर्म है अगर मैं इस टर्म को यहाँ पे कुछ पुट कर देता हूँ तो इसको मैंने मान लिया इसको हम k स्क्वायर पुट कर देंगे यहाँ पे। ये क्या आ जाएगा हमारे पास करली स्क्वायर u बाय करली r स्क्वायर और प्लस में इस टर्म को हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पे k स्क्वायर पुट कर दिया और साथ में u ऑफ r एज इट इज। और यहाँ पे बता देंगे जो k स्क्वायर है इस टर्म को हमने k स्क्वायर पुट कर दिया इक्वल टू 0। अब ये आती है हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम एक जनरल सॉल्यूशन लेके चलते हैं और सॉल्यूशन की हेल्प से फिर बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं और फर्दर उसको सोल्व करते हैं। ये सब हम करेंगे अभी। तो ये रीजन फर्स्ट के लिए हमने यहाँ पे ये इक्वेशन निकाल लिया। अब हम रीजन सेकंड के लिए अगर निकालें तो रीजन सेकंड के लिए जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कितना है 0 है। तो रीजन सेकंड के लिए हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन क्या आ जाएगी ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास करली स्क्वायर u बाय करली r स्क्वायर और ये r का फंक्शन मैं रीजन सेकंड के लिए निकाल रहा हूँ जहाँ पे पोटेंशियल कितना है 0। तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास प्लस m/h का स्क्वायर और ये आ जाएगा w
और साथ में जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 और इज इक्वल टू साई ऑफ यू ऑफ आर। ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल 0 है तो ये वाली जो टर्म है इसको हम फिर से कुछ ना कुछ पुट कर देंगे, और इसको हमने पुट कर दिया यहाँ पे, मान लिया हमने इसको गामा पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा कर्ली स्क्वायर यू ऑफ आर डिवाइड बाई कर्ली आर स्क्वायर प्लस इसको हमने गामा स्क्वायर पुट कर दिया यहाँ पे, इसको हम गामा स्क्वायर लिखेंगे तो ये आ जाएगा, इस टर्म को गामा स्क्वायर पुट करेंगे तो ये गामा स्क्वायर और साथ में यू ऑफ आर। तो जो रीजन फर्स्ट है उसके लिए जो इक्वेशन आता है उसके लिए इक्वेशन आता है ये, और जो रीजन सेकंड है उसके लिए इक्वेशन आता है ये वाला बी और सी। तो बी और सी को अगर हम ध्यान से देखें तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक जनरल सॉल्यूशन होता है। तो जो इक्वेशन नंबर बी है पहले हम इसको सोल्व करेंगे। तो जो इक्वेशन नंबर बी है इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, यू इक्वल टू ए साइन के आर प्लस में बी कॉस के आर। यहाँ पे जब हम बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे तो बाउंड्री कंडीशन क्या क्या है हमारे पास, तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन आ जाएगी आर इक्वल टू 0। तो आर इक्वल टू 0 के ऊपर क्या हो जाएगा, जो हमारे यू ऑफ आर है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये 0 इसके अंदर पुट करूंगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी कंप्लीट, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म कितना हो जाएगी cos 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा b, और b की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी, p की वैल्यू मिल जाएगी 0। अब ये p की वैल्यू वापस अगर मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ ओनली u की वैल्यू मिलेगी, u इक्वल टू ए साइन के आर। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 6। उसके बाद जो इक्वेशन नंबर सी है, इस सी के ऊपर भी हम बाउंड्री कंडीशन लगा के इसको सोल्व करेंगे। और जब इसको पहले तो हम इसका एक जनरल सॉल्यूशन मानेंगे, और जनरल सॉल्यूशन मान के फिर उसके ऊपर हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका जनरल सॉल्यूशन लेके चलेंगे हम यहाँ पे सी ई की पावर गामा आर प्लस डी ई की पावर माइनस गामा आर, ये इसका जनरल सॉल्यूशन लेके चलेंगे इक्वेशन नंबर सी जो सेकंड रीजन के लिए है। और इसके ऊपर हम फिर से बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या लगाएंगे यहाँ पे, आर टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, जब ये बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ पे भी हम एक सॉल्यूशन मिलेगा। वो सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम इसका डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन ही यूज करते हैं। करना क्या है, आर टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे, और इन्फिनिटी लगाने के बाद जब वैल्यू पुट करेंगे तो इसका हमें सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि हमें जो फर्स्ट रीजन वाली के ऊपर जब हमने बाउंड्री कंडीशन लगाई उसका सॉल्यूशन मिला, वैसे ही इसका भी सॉल्यूशन मिलेगा। इसका सॉल्यूशन हम डायरेक्ट यूज करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका सॉल्यूशन आएगा हमारे पास, ये इन के लिए लिख दिया मैंने, ये आउट के लिए लिख देता हूँ मैं, आउट रीजन के लिए या फिर सेकंड रीजन भी बोल सकते हैं हम इसको। तो ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन यू सेकंड या यू आउट भी लिख सकते हैं, आउट। ये आ जाएगा डी ई की पावर माइनस गामा आर। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 7। तो लास्ट टाइम हमें ये दो सॉल्यूशन मिल चुके थे, ये जो फर्स्ट रीजन वाली जो सोल्व की थी, रीजन फर्स्ट के लिए और ये रीजन सेकंड के लिए। यहाँ पे हम फिर से अगर बाउंड्री कंडीशन लगाएं तो u1 के लिए अगर हम बाउंड्री कंडीशन लगाएं यू इन के लिए ये क्या आ जाएगा r इक्वल टू ए, और सेकंड के लिए अगर हम लगाएं यू आउट के लिए ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको अभी r इक्वल टू ए। मीन्स यहाँ पे जहाँ r है वहां पे हम क्या पुट करेंगे, ए पुट कर देंगे, और यहाँ पे भी जहाँ पे r है वहां पे हम ए पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे ए पुट करना है बस, तो ये आ जाएगा ए साइन r की जगह ए पुट कर देंगे के ए, और सेम एज इट इज इसमें भी क्या आ जाएगा डी ई की पावर माइनस गामा ए आ जाएगा। तो जब हम यहाँ पे r इक्वल टू ए की कंडीशन लगाते हैं तो उस टाइम पे जो रीजन फर्स्ट और रीजन सेकंड है, इन और आउट जो रीजन है वो दोनों क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो जब वो दोनों मिलेंगे तो उनके जो फर्स्ट वेव फंक्शन और जो सेकंड वेव फंक्शन वो दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जब r इक्वल टू ए लेंगे तो r इक्वल टू ए पे क्या होगा, रीजन फर्स्ट और रीजन सेकंड एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो जब वे दोनों मिलेंगे तो इनके जो वेव फंक्शन है वो क्या होंगे, इन और आउट के जो वेव फंक्शन है वो इक्वल होंगे। और जब ये इक्वल होंगे तो जब हम इनका डेरिवेटिव करेंगे तो इनका डेरिवेटिव क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो इसका हम डेरिवेटिव करें तो ये क्या आ जाएगा, कर्ली यू इन और डिवाइड बाई कर्ली आर, और लिमिट बाउंड्री कंडीशन क्या थी हमारे पास, r इक्वल टू ए, और सेम एज इट इज कर्ली यू आउट डिवाइड बाई कर्ली आर और r इक्वल टू ए। जब हम इनका डेरिवेटिव करेंगे वो भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। तब हम इनका ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, ये आ जाएगा ए साइन के ए, और जब मैं के ए क्या करूंगा तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। और सेम एज जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा ये वाली जो टर्म है तो गामा के पहले पावर का करते हैं, पावर में क्या आ जाएगा, गामा आगे आ जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा माइनस गामा डी ए की पावर माइनस गामा ए। इसको हम बोल देते हैं यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन 6 7, और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 8। और ये वाली जो इक्वेशन है इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 7.1, इसको बोल दिया इक्वेशन 8। अब जो इक्वेशन नंबर 7.1 है इसको हम डिवाइड करवा देंगे किसके साथ, इक्वेशन नंबर 10 इक्वेशन नंबर 8 के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 7.1 डिवाइड बाय इक्वेशन 8। इक्वेशन 7.1 क्या है हमारे पास, ये वाली है, और इक्वेशन नंबर 8 क्या है हमारे पास, ये वाली। जब इसको डिवाइड करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और सेम एज इस तरफ क्या हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, साइन बटे एक सेकंड, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे साइन है तो ये हमें मिलेगा कोस।
ठीक है, और ये के ए, बाकी की टर्म एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन बाई टी कोस क्या हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। तो ये वाली जो टर्म जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 10 के ए और साथ में क्या आ जाएगा डिवाइड बाय के बचेगा। ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय माइनस 1 बाय गामा। जब इक्वेशन नंबर 8 को मैं इस डिवाइड करवाऊंगा तो हमें ये वाली टर्म यहाँ से मिल जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे इसको रिवर्स कर दें तो रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा के 10 के ए और इक्वल टू माइनस गामा। इस के को उठा के इस तरफ लेके आऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, इस तरफ आके डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा के इधर आ जाएगा। और 1 बाय टेंजेंट क्या होता है हमारे पास, 1 बाय टेंजेंट होता है कोट के ए और इक्वल टू माइनस गामा। एक सेकेंड, हाँ ये गामा और ये के, तो यहाँ से कोट ए की हमें यहाँ से ये वैल्यू मिल जाएगी। अब जो गामा है उस गामा की भी वैल्यू है हमारे पास और जो के है उस के की भी कुछ ना कुछ वैल्यू है हमारे पास। तो इन दोनों की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करूंगा तो वैल्यू क्या जाएगी, गामा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, गामा की वैल्यू थी हमारे पास जब जो सेकंड रीजन की जो इक्वेशन थी वहां पे हमने कुछ एज्यूम किया था और उसकी जगह हमने गामा रख दिया था। ठीक है, सॉरी कुछ वैल्यू थी जिसकी जगह हमने गामा रख दिया था। वो वैल्यू क्या थी, एम ओमेगा एच कट स्क्वायर और अंडर द रूट, क्योंकि गामा स्क्वायर इक्वल, मैं दिखा देता हूँ आपको, एक सेकेंड। ये रहा यहाँ पे एम बाई एच कट स्क्वायर इंटू ओमेगा। इस टर्म को हमने क्या माना था यहाँ पे, गामा स्क्वायर माना था। और के स्क्वायर की वैल्यू भी हमने यहाँ पे मानी थी। तो कंप्लीट टर्म है ये हमने किसके बराबर लिखी थी, के स्क्वायर के बराबर लिखी थी। तो हमने यहाँ पे यही कर रहे हैं, जो गामा है और जो के है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। और के की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास यहाँ पे, एम एच का स्क्वायर वी नॉट बाय डब्ल्यू, और ये भी किसमें आएगा, अंडर द रूट में आएगा। ये वैल्यू किसकी है, के की। तो ये दोनों वैल्यू जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, तो गामा और के की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था कॉट के ए के इक्वल था। इस टर्म से ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा सॉरी डब्ल्यू इक्वल टू वी नॉट माइनस डब्ल्यू और ये अंडर दी रूट और ये साइन इक्वल टू कॉट के ए। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 9। अब इक्वेशन नंबर 9 के अंदर हम यहाँ पे कुछ इसको अगर थोड़ा सा सोल्व और करें, अगर मैं यहाँ से डब्ल्यू कॉमन निकाल लूँ तो कॉमन निकालने के बाद क्या जाएगा हमारे पास, ये हमें मिल जाएगा 1 बाय वी नॉट बाय डब्ल्यू और ये -1 और इक्वल टू कॉट के ए। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 10। अब अगर इक्वेशन नंबर 10 के अंदर अगर मैं कुछ डाटा पुट कर दूं, लाइक इसकी जो ए है, जो इसकी रेडियस होती है वो कितना होती है, 2 फर्मी के आसपास होती है। ठीक है, और इसकी जो वी नोट होता है, इसका जो पोटेंशियल होता है वो कितना लेके चलेंगे हम, 35 से लेके 36 तक हम इसका पोटेंशियल लेके चलेंगे। और ये भी होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये हम निकालते हैं ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, और जो डब्ल्यू है, वो डब्ल्यू किसके बराबर होगा, ये डब्ल्यू इक्वल होगा लगभग इसकी बाइंडिंग एनर्जी के। तो ये डब्ल्यू की वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे, 2.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी हम वैल्यू लेके चलेंगे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, तो हमारा जो वी नोट है, जो पोटेंशियल है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। पोटेंशियल बहुत ज्यादा है किसे, डब्ल्यू से। तो हम लिखेंगे जो पोटेंशियल है वो क्या है, बहुत ज्यादा है किसे, डब्ल्यू से। और हम ये भी लिख सकते हैं फिर वी नोट बाय डब्ल्यू, ये क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा किसे, 1 से। तो ये जो 1 टर्म है, माइनस वाली 1 टर्म है, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से कोट के एज इट इज रहेगा, कोट आएगा यहाँ पे कोट के ए और इक्वल टू 1 बाय वी नोट बाय डब्ल्यू, और ये रहेगा किसमें, अंडर दी रूट में। और इसको इस टर्म को क्या क्या लिख सकता हूं मैं, डब्ल्यू बाय वी नोट अंडर दी रूट। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म है इसको हमने मान लिया, क्योंकि डब्ल्यू क्या है, बहुत छोटा है किससे, वी नोट से। तो ये वाली जो टर्म है वो क्या आएगी, अप्रोक्सीमेट 0 के बराबर आएगी। तो हमने मान लिया ये वाली जो टर्म है वो किसके बराबर है, अप्रोक्सीमेट 0 के बराबर है। तो मान लिया कोट के ए किसके इक्वल होगा, हमारे पास 0 के इक्वल होगा। और के की कोट के की वैल्यू 0 कब होती है, तो के की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 0, पाई बाय 2 पे 0 होगी, 3 पाई बाय 2 के ऊपर 0 होगी, और 5 पाई बाय 2 के ऊपर इसके कोट की वैल्यू 0 रहेगी। और के इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, के ए इक्वल टू लिख सकते हैं हम पाई बाय 2, कोई भी एक वैल्यू उठा लेंगे यहाँ से। और ये किसके लिए पाई बाय 2 ही क्यों लिया है, क्योंकि हम ग्राउंड स्टेट के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए हमने पाई बाय 2 लिया है। अगर मैं इसको आगे सोल्व करूं तो क्या आया है हमारे पास यहाँ पे, के ए इक्वल टू पाई बाय 2 किसके लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए। और के की वैल्यू है हमारे पास, के की वैल्यू हमने वहां पे मानी थी। तो के की वैल्यू क्या थी, एम डिवाइड बाय एच कट स्क्वायर और वी नोट माइनस डब्ल्यू, और ये पूरी टर्म अंडर द रूट। तो के की जगह में ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और साथ में स्क्वायर हटा दूंगा तो साथ में स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये वाली टर्म क्या आएगी, एज इट इज आएगी, एम डिवाइड बाय एच कट स्क्वायर वी नोट माइनस डब्ल्यू। और इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, और इंटू में ए स्क्वायर एज इट इज, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, इसका भी बोथ साइड स्क्वायर किया है तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा नीचे 4। ठीक है, यहां से मैं किसकी वैल्यू निकाल लूं, यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे वी नोट ए स्क्वायर की। तो हमने मान रखा है जो वी नोट है वो बहुत ज्यादा बड़ा है किसे, डब्ल्यू से। तो जो डब्ल्यू है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से एम डिवाइड बाय एच कट स्क्वायर वी नोट ए स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 4। यहाँ से वी नोट ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वी नोट ए स्क्वायर इक्वल टू
पाई स्क्वायर बाय 4 और ये टर्म इधर आएगी तो क्या जाएगा, एच कट ऊपर चला जाएगा और एम क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को हम बोलेंगे डेप्थ रेंज। अगर मैं यहां से वी नोट की वैल्यू निकालना चाहूं तो वी नोट की वैल्यू भी हम यहां से निकाल सकते हैं, क्या जाएगी, वी नोट इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 4, इसे को इस तरफ लेके आऊं ए स्क्वायर को, तो एच कट स्क्वायर बाय एम और ये इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये हमने यहाँ से वी नोट पोटेंशियल भी निकाल लिया। ये क्या है, ये जो इक्वेशन आई है ये इक्वेशन डिपेंड बता रही है यहाँ पे पोटेंशियल की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी। तो अगर ड्यूट्रॉन का टॉपिक एग्जाम में आता है तो आपको यहाँ तक लिख के आना होगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। कोई चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। और इसका जो वेव इक्वेशन वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो कंप्लीटली क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से सोल्व करना पड़ता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वांटम मैकेनिक्स ही है। इसलिए अगर आपको कोई चीज समझ ना आए तो आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।